फिरोज खान, ये दोनों पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई से जुड़े हैं। आरोप है कि बसंत पंचमी के दिन जब पूरा देश आस्था में डूबा था, तब ये दोनों कुछ हिंदू संगठनों के लोगों पर हमले की तैयारी कर चुके थे। हालांकि समय रहते उत्तर प्रदेश की पुलिस ने इन्हें दबोच लिया और इनका देश विरोधी मंसूबा पूरी तरह से फेल हो गया। लेकिन मुद्दा सिर्फ इतना ही नहीं है। 2012 में खुद कांग्रेस की तत्कालीन केरल सरकार ने कहा कि यह संगठन सिमी का ही नया रूप है। ये बात वहां की सरकार ने केरल हाईकोर्ट में कही। यह भी कहा गया कि इस संगठन के लोग हत्या करते हैं, सांप्रदायिक दंगे भड़काते हैं। सवाल यह है कि आखिर देश में ऐसा कोई संगठन सक्रिय क्यों है, कैसे है, कौन इन लोगों को ऑक्सीजन दे रहा है? यह सवाल केंद्र की सरकार से भी है। हालांकि पीएफआई के लोग यूपी पुलिस के दावों पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन बड़ा मुद्दा है कि क्या सिमी की तरह पीएफआई नाम के इस संगठन को भी खत्म करने का वक्त अब आ गया है, बैन करने का वक्त अब आ गया है। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। पीएफआई का प्लान हिंदू संगठनों पर वार, आज का आर पार इसी पर। उत्तर प्रदेश की स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ के हत्थे चढ़े ये दो चेहरे, अंसाद बदरुद्दीन और फिरोज खान, सीरियल ब्लास्ट की बहुत बड़ी साजिश में शामिल थे, ऐसा यूपी पुलिस का दावा है। पुलिस का यह भी कहना है कि ये दोनों पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई से जुड़े हैं। एसटीएफ का दावा है कि हिंदू संगठन के नेता इन दोनों के निशाने पर थे। इन दोनों को हथियारों और विस्फोटक के साथ लखनऊ से गिरफ्तार किया गया है। हम लोगों ने ये पाया कि हाथरस कांड के दौरान भी इस ऑर्गेनाइजेशन ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की और उसके बाद से उस समय भी हम लोगों ने पीएफआई के कुछ सदस्य पकड़े। हमने अभी तक 123 इनके सदस्य पकड़े हैं। हमारे पास कुछ इंटेलिजेंस इनपुट था और इनकी मंशा देश में गड़बड़ी फैलाना है, देश की अखंडता, संप्रभुता और प्रदेश की जो हमारी वर्तमान स्थिति है उसमें गड़बड़ी फैलाना है। अभी तक के हिसाब से ये कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों को टारगेट कर रहे थे और इसमें जिससे कि कारण बहुत वैमनस्यता फैल सकती थी समाज में। दोनों की गिरफ्तारी के बाद पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर बैन लगाने की मांग उठ रही है और साथ ही सियासत भी जमकर शुरू हो चुकी है। विपक्ष के लोग इस पर मौन क्यों हैं, इसका जवाब कांग्रेस को देना चाहिए, प्रियंका वाड्रा जी को देना चाहिए, इसका जवाब अखिलेश यादव जी को देना चाहिए। केरला से संचालित हो रही है, केरला से राहुल गांधी जी सांसद हैं, उनको जवाब देना होगा। उधर पीएफआई का दावा है कि उसके इन दोनों सदस्यों को फंसाया जा रहा है। पीएफआई का कहना है कि ये दोनों संगठन के काम से बंगाल और बिहार गए थे और 11 फरवरी के बाद से ही दोनों गायब थे। पीएफआई का यह भी दावा है कि 16 फरवरी को केरल में इनकी गुमशुदगी की शिकायत भी दर्ज करवाई गई थी। हालांकि आज पीएफआई की कुंडली खोलना भी जरूरी है। पीएफआई सदस्यों पर हत्या के 27 और हत्या की कोशिश के 86 मामले दर्ज हैं। इस संगठन पर सांप्रदायिक दंगे भड़काने के 106 मामले दर्ज हैं। पीएफआई ने सीएए का खुलकर विरोध भी किया था। देश विरोधी गतिविधियों के चलते फरवरी 2019 में झारखंड की सरकार पीएफआई को बैन भी कर चुकी है। तो क्या वाकई अब पूरे देश में इस संगठन को बैन कर देना चाहिए? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब विश्लेषण, पीएफआई की क्राइम कुंडली का विश्लेषण। वाकई ये सब आज फैक्ट्स हैं, कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। आज मैं आपको एक एक करके एक एक पॉइंट दिखाऊंगा जो बताएगा पीएफआई कौन है, क्या है और कैसे ऑपरेट करती है। पीएफआई के लोगों पर हत्या के 27 और कोशिश के 86 केस हैं।
बढ़ता हूं मैं आगे। सांप्रदायिक हिंसा फैलाने के 125 मामलों में पीएफआई का हाथ है। पीएफआई ही सिमी का नया चेहरा है, यह महत्वपूर्ण है। ओमन चांडी सरकार 2012 में कह चुकी है। मैं बढ़ता हूं आगे। पीएफआई पर युवाओं में कट्टरपंथी विचार पोषित करने का आरोप है। झारखंड में देश विरोधी हरकतों के चलते पीएफआई पर बैन लग चुका है। क्या पूरे देश में पीएफआई को बैन करने का वक्त अब आ गया है? पीएफआई को बचाने के लिए कौन दे रहा है पॉलिटिकल संरक्षण? बार बार कहा जाता है पीएफआई को टारगेट किया जा रहा है, पीएफआई को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन ये टारगेट कर कौन रहा है, ये संरक्षण दे कौन रहा है? आज हम इसकी भी बात करेंगे। मेरे साथ बात करने के लिए सुधांशु त्रिवेदी, बीजेपी के सांसद,